नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के बड़ी खबरों की। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां संत समाज ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं के हिजाब पहनकर घूमते वायरल हुए फोटो को देखकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया है। बड़ा उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि का यह है प्रवेश द्वार और यहाँ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में जिस तरह की गतिविधियां देखी जा रही है वह बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी उच्च स्तरीय जांच कर इस पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। देवभूमि उत्तराखंड हम इसको कहते हैं और जिस प्रकार से शिक्षा जिहाद का एक बहुत बड़ा प्रकरण ध्यान में आ रहा है, मुस्लिम छात्रों को वहाँ एडमिशन देना, उनके द्वारा हिजाब और बुर्का पहनकर वहाँ पर इस्लामिक गतिविधियों की कार्रवाई करना, हिंदू छात्रों के साथ प्रताड़ित करना, जो जिस प्रकार की घटनाएं आ रही है, इससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। कहीं न कहीं अगर इसकी जांच की जाएगी तो ये जम्मू कश्मीर जैसा मामला नजर न आए। इसीलिए ऐसे प्रकरण में हमारी राज्य सरकार क्योंकि गंभीर है और हमारे मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद के रूप में इस राज्य को ऐसी जो सरकारी संपत्तियों पर ऐसी जिहाद की घटनाएं चल रही थी उसको बंद किया है। तो हम मांग करते हैं कि ऐसी शिक्षा जिहाद को बंद किया जाए और ऐसे जो इसमें सम्मिलित चाहे वाइस चांसलर या अन्य लोग जो सम्मिलित पाए जाए उनको बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ एक जांच कमेटी बिठाई जाए। ये उत्तराखंड के स्वरूप को हम बिल्कुल भी बदलने नहीं देंगे। जो इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में एक बहुत विकराल रूप न ले। उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आसपास में संभल में या अन्य घटनाएं लगातार मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं पर आक्रमण, हमले, ये उसकी कहीं ना कहीं एक तैयारी है और ये सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाते हैं। ऐसे लोगों से सरकार को सतर्क रहते हुए हम सबका दायित्व है, हम इस देवभूमि के अस्तित्व को बिल्कुल भी जिहादी मानसिकता के लोगों के हाथों में नहीं सौंपने देंगे। ये हम सब की मांग। क्या पूरे विश्व इस्लाम के जिहाद के निशाने पर है और पूरे विश्व की मानवता इस्लाम के जिहाद के कारण से खतरे में है। पूरे विश्व की शांति खतरे में और पूरे विश्व के लिए जो प्रेरणादायी स्थान है वो देवभूमि उत्तराखंड है। जिहादियों ने देवभूमि उत्तराखंड को टारगेट बनाने के लिए अपनी संस्थाओं को और सरकारी संस्थाओं को केंद्र बनाया और उसमें से संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार का भी केंद्र जिहादियों ने बना लिया है। और ये इस बात का प्रमाण है कि पता नहीं यूनिवर्सिटी के अधिकारी, प्रशासन के लोग कौन से दबाव में आए। कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं है जो उन्होंने जिहादियों को एक कमरा दिया अपनी गुप्त गतिविधियां करने के लिए। वो कहते हैं कि चेंजिंग रूम क्या होता है भाई? यहाँ कोई हॉस्पिटल है क्या? यहाँ पर कोई ऐसा मेडिकल क्या है? कोई क्या हॉस्पिटल मेडिकलों में चेंजिंग रूम की जरूरत होती है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं की जाती। चेंजिंग रूम के नाम पर जिहादियों का अड्डा केंद्र बनाया गया है। ये वास्तव में उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक है और संस्कृत विश्वविद्यालय सीधा सनातन वैदिक संस्कृति के उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए किया गया है। ये कोई केवल एक शिक्षा का केंद्र नहीं है संस्कृत विश्वविद्यालय, ये सनातन संस्कृति को बढ़ाने का केंद्र है और उनको यहाँ उनकी प्रवेश दिया जाता है जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, सनातन संस्कृति में जिनकी आस्था है, ऐसे लोगों को ये उदाहरण है। और बल्कि उल्टा व्यवहार किया जाता है। हमको तो पता लगा है कि पिछले दिनों महात्मा को ड्रेस कोड कह करके उसको निकाल दिया गया। आप ये समझ लीजिए सनातन संस्कृति के भगवा एक सम्मान्य है, उसको तो आप निकालते हैं और जिहाद करने वाले को, बुर्कों को और हिजाब को आप वहां पर बैठा रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रशासन ने कोई बड़ा गेटिंग सेटिंग किया है और मैं आपके द्वारा मांग करता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बिना विलंब करे वहां एसआईटी गठित की जाए और यह केंद्र क्यों बना है और इस केंद्र का संचालन का मुख्य केंद्र कहाँ है उसका भी ये छानबीन करनी बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये शिक्षा जिहाद उत्तराखंड को बर्बाद कर देगा
और उत्तराखंड को जिहादियों ने पूरी तरह घेरा हुआ है। उत्तराखंड को कश्मीर बनाने का जिहादियों का षड्यंत्र है। उसी का एक हिस्सा देवभूमि का द्वार, हरिद्वार का संस्कृत विश्वविद्यालय, वहां से एक बड़ा षड्यंत्र होने के चांस है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो। केरला बनने भी नहीं देंगे। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाएंगे। अब तक प्रेजेंट में भारत के जो हालात है, 20,000 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के इस्लामीकरण किया जाता है, धर्म परिवर्तन करा के उनको विदेशों में भेजा जाता है और उनसे बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। अगर उत्तराखंड देवभूमि में ये जो सिस्टम शुरू किया गया है, जो जिहाद शुरू किया गया है, बिल्कुल भी इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे 1% भी। अगर हमारी किसी भी सनातनी बच्ची के साथ में लव जिहाद जैसा या किसी भी हिंदू बच्चे के साथ में कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे सभी को, चाहे उसमें हिंदू हो या फिर कोई कुलपति हो या फिर मानसिक तरीके के जिहादी हो, कुछ भी हो, हमें किसी चीज से कोई भी आपत्ति नहीं होगी है। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आज कहते हैं कि भी वहां पे शिक्षा के नाम पे मुस्लिमों को भर्ती किया है, अगर हिंदू बच्चे, सनातनी बच्चे सुअर के मीट का सेवन करके कुरान पढ़ने जाएगा, क्या मुस्लिम समाज उसको परमिशन देगा? नहीं देगा। तो गाय खा के आप संस्कृति पढ़ने आते हैं और आप ये कहते हैं कि हम संस्कृति नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है या जो हमें अच्छा लगता है। उत्तराखंड देवभूमि को किसी भी तरीके से हम इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, देवभूमि के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जो भी होगा, हम जो भी बड़ा सा बड़ा कदम होगा हम उठाएंगे और अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, आने वाली अपनी जनरेशन की, अपने धर्म की माँ बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। उसके लिए राष्ट्रीय सनातनी क्रांतिवीर सेना प्रतिबद्ध है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सनातनी क्रांतिवीर सेना पूरे भारत के, मैं आवाम से, पूरे भारत के सनातनियों से अपील करता हूं, हम एक बहुत बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर हमारी बात को उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार ने नहीं सुना तो फिर इसको हल्के में लेके ना चले। खबर हल्द्वानी से है, जहां सशक्त भू कानून की शुरुआत सरकार द्वारा विशेष परमिशन से खरीदी गई जमीनों की जांच से शुरू की गई है। इसी के तहत कुमाऊं मंडल क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर से अधिक और विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों की जांच के लिए कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। काठगोदाम सर्किट हाउस में हुई इस बैठक में कुमाऊं के विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों ने दीपक रावत के समक्ष विशेष अनुमति उल्लंघन के मामले रखे। उसका लैंड सही हो, उसको किस तरीके से जांच की निर्देश। और देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए हैं चीफ सेक्रेटरी मैम को, और चीफ सेक्रेटरी मैम ने इंटर्न अब फील्ड से ये रिकमेंडेशंस मांगी हैं भू कानून को लेके कि जो अभी अनुमतियां हैं, जो अलग अलग तरह की अनुमतियां मिलती हैं ज़मीन खरीदने की, जिसमें कृषि भूमि की अनुमति है, औद्योगिक प्रयोजन की अनुमति है, इसके अलावा 250 वर्ग मीटर से कम में जो कोई व्यक्ति उत्तराखंड से बाहर के हैं, जिनको कोई भी अनुमति नहीं चाहिए, वो भी ज़मीनें खरीदते हैं। तो इसमें क्या जो वर्तमान पॉलिसी है उसके तहत पहली बात तो जिस पर्पस के लिए वो ले रहे हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए मैंने अब सभी डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्रतिनिधि बुलाए थे। और कुमाऊं में अगर वायलेशंस की बात करें, यद्यपि हम पूरा भी नहीं देख पाए हैं क्योंकि जो 250 वर्ग मीटर वाली मैटर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, इसमें वक्त लगेगा 2-3 महीने का और, लेकिन जितने देख पाए हैं उसमें से अभी लगभग जो विशेष प्रयोजन वाले हैं 130 वायलेशंस उसमें हैं, और जो 250 वर्ग मीटर वाले हैं लगभग 100 के वायलेशंस आसपास उसमें हैं। एक और कैटेगरी है जिसमें कि अनुमति नहीं चाहिए होती धार्मिक पर्पस के लिए, इसका भी देखने में आया कि काफ़ी एक तरीके से मिसयूज़ कुछ बिल्डर्स द्वारा किया गया है। तो इन सभी पे 167 के तहत जो चालान होते हैं, कार्रवाई होती हैं, वो चल रही है। और गवर्नमेंट को हम यहाँ से जो सुझाव मिले हैं वो भी रेफ़र करेंगे, इसमें क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए जिससे रुके। एक और वायलेशन जो देखने को मिला है काफ़ी बड़े तौर पे, वो ये है कि जो ऐसी कंपनीज़ थी जो पूर्व में 2003 से पहले यहाँ पे एक्टिव थी,
उसकी आड़ लेते हुए भी बहुत सारी सेल्स परचेजेस लैंड की हुई हैं, जिसमें कि जो पर्पस था वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो इन सब पे भी कार्रवाई की जाएगी। और कुल मिला के ऐसे मामले जहाँ पे कि पर्पस था कि स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन वो ना हो के बहुत लंबे समय से वो ज़मीन केवल पार्क हो रखी है या फिर अन्य किसी प्रयोजन में चली गई है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर खटीमा से है, जहां विकासखंड कार्यालय परिसर में देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति के अनावरण अवसर पर 111 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को फहराया गया है। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहकर साक्षी बने। ब्लॉक परिसर में शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्तियों का अनावरण कर पुष्पमाला से सुशोभित किया गया। पूरा हमारा देश एक लघु भारत की तरह खटीमा जाना जाता है, उसी तरह यहाँ पे 7 मूर्तियों का निर्माण हुआ है। एकता का संदेश दिया गया है और समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से और पूरे क्षेत्र के जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सबने मिलके एक अच्छा कार्य किया है और सबको बधाई और शुभकामनाएं। तो लगभग खर्चा आ चुका है। इसमें बजट 18 लाख रुपए का विकासखंड खटीमा की तरफ से किया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां हर्ष फायरिंग के दौरान एक 9 साल के बच्चे की मौत हो जाने से खुशियां मातम में बदल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जो में अब मेरे माँ की हुआ, जो भी कुछ हुआ, हम तो सब घर थे। हमें बाद में किसी ने बताया, बच्चों ने आके कि क्या नाम है तुम्हारा बच्चा वहाँ पड़ा, बेहोश हुआ हुआ। फिर हम जब गए वहाँ पे देखा, फिर क्या देखा आपने वहाँ देखा बच्चा बेहोश पड़ा बिल्कुल गेट के पीछे। फिर हम उसको घर लेके आ गए। उसके बाद फिर देखा उसको गोली लग रही थी, फिर उसे लेके चले गए। पहले उन्होंने जिनके यहाँ डीजे बज रहे थे ना, उन्होंने इंजेक्शन लगाया उसको। कौन से लोग, क्या नाम? आजाद डॉक्टर। उनके यहाँ काफी थी? जी। इंजेक्शन में कौन लगाया? जी जी पता नहीं किसने की, हम तो सब घर थे, हमें नहीं पता। पुलिस आई आपने? पुलिस को बताया आपने? क्या पता होगा, पुलिस का तो घर वालों को बताया। खबर हरिद्वार से है, जहां एक घर में 3 लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक सुबह ही दिल्ली से हरिद्वार आए थे। पुलिस ने बताया कि अभी तक हत्या है या आत्महत्या कुछ कहा नहीं जा सकता। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो 3 लाशें पड़ी हुई थी, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी हुई थी और तीनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। आज रानीपुर थाना क्षेत्र में टिहरी विस्थापित कॉलोनी में एक बंद बड़े मकान में आज शाम के समय जो उनके किराएदारों द्वारा ये जब सूचना आई थी कि नीचे दरवाज़ा बंद करके उनको फायर की आवाज़ सुनाई दी है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर जब दरवाज़ा तोड़ने के बाद पुलिस अंदर आई तो यहाँ पर 3 लोग मृत पाए गए थे, जिसमें जो एक मृतक है राजीव अरोड़ा, जिसकी उम्र करीब 60 साल है, उसके साथ ही उसकी वाइफ सुनीता अरोड़ा और उनकी जो सास है, ये तीनों लोग मृतक हैं। यहाँ पर जो प्रथम दृष्टि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गोली मारने के बाद और एक बेसबॉल बल्ले को यूज़ करने के बाद ये इन्होंने यहाँ पर आत्महत्या करी है। प्रथम दृष्टया जो है जो मृतक है राजीव अरोड़ा द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा पहले इनकी हत्या की गई, फिर खुद को गोली मारी गई है। आगे हालांकि जांच अभी चल रही है और पीएम रिपोर्ट के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और उसी के अनुरूप आगे पुलिस कार्रवाई की जाएगी। सर ये कहाँ से रहने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कल ही दिल्ली से यहाँ आए हैं। इसमें जो सुनीता अरोड़ा है यही वो काम भी करती हैं, अभी दिल्ली में ये लोग रहते हैं। राजीव अरोड़ा भी दिल्ली रहते हैं, अभी कल यहाँ पहुँचे हैं। आज सुबह ये घटनाक्रम दिन में हुआ है। उसके बाद अभी इनके परिजन आ रहे हैं, उनसे भी वार्ता के बाद ही चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पर फोरेंसिक टीम के द्वारा जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य अभी उठाए गए हैं, प्रथम से जो साक्ष्य अभी देखे गए हैं, उसके आधार पर जो मृतक राजीव अरोड़ा द्वारा अपने वाइफ को और अपनी सास की हत्या करने के बाद खुद को आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है।
लेकिन इसके बाद भी अभी इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और जो इसके और फैक्ट फाइंडिंग क्या है उसको हम लोग विचार करते हुए आगे विवेचना को जारी रखेंगे। आज के बुलेटिन बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।